अगर यहाँ पलायन है तो ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ा होगा। घर वालों का दबाव नहीं हुआ कि कुछ नौकरी कर लो? हर आदमी का जो जीवन होता है ना, बहुत सारी स्ट्रगल उसमें रहता है। लर्निंग और अर्निंग ये मेरा शुरू से रहा है। आजकल आप में से कई लोग या फिर आप आस पड़ोस में कई लोग को ये कहते सुनते होंगे कि क्या करें, कुछ करने को मिल नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। तो आज एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिनके बारे में जान करके आपके अंदर ये जितने सारे सवाल या फिर मायूसियत है ना, वो सारी दूर हो जाएगी। और उनका नाम है दिलखुश कुमार जी। दिलखुश नाम भी है और उनके बारे में जानेंगे तो वाकई आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो दिलखुश जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दिलखुश जी जो हैं रोड बेस के संस्थापक हैं और हम लोग सुनते थे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, बचपन में पढ़ा करते थे। और आपको देख के लगा कि नहीं, वाकई ऐसा ही होता है कि जब लोगों की ज़रूरत को आपने महसूस किया, ज़रूरत तो हर कोई महसूस करता है, लेकिन उस ज़रूरत का निदान क्या हो वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई एक आदमी होता है जो निदान निकालता है और फिर वो पटरी पर आगे बढ़ जाता है। तो रोडवेज़ के बारे में पढ़ रहा था मैं। रोडवेज़ एक स्टार्टअप है आपके यहाँ मिथिला में, जो ख़ास तौर से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करता है, लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करता है। जो लोग रोज़ाना गाड़ी ढूंढते हैं जाने के लिए कहीं, एक जगह से दूसरी जगह, कहीं से आने के लिए, तो उनके लिए आमतौर पे ऐप तो है, लेकिन जब बिहार जैसी जगहों पे जाते हैं, सुदूर इलाकों में जाते हैं, तो कई बार ड्राइवर दो तरफा आपको किराया वसूलने कहता है। तो लगता है बड़ा महंगा, हम तो जा तो ना 50 किलोमीटर किराया वसूल रहा है 100 किलोमीटर का। तो ये आइडियाज़ कैसे आया आपको कि यहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं? एक्चुअल में इस सेक्टर में हम पिछले 7-8 साल से काम कर रहे हैं। रोडवेज शुरू करने से पहले हमारी एक वेंचर थी जो मेट्रो सिटी में जैसे टैक्सी कंपनियां काम कर रही है, उसी तरह वो भी काम कर रही थी। ये समझ में आया 5 साल के बाद जो बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन है, और अगर यहाँ पलायन है तो ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ा होगा। लेकिन क्या रीज़न है जो यहाँ की टैक्सी इंडस्ट्री बहुत छोटी है? इसका 2 रीज़न पता चला। जो लोग जो यूज करने वाले हैं, जो टैक्सी यूज कर सकते हैं, वो उसका अर्निंग मिनिमम 40-50 हज़ार रुपये महीना होना चाहिए, तभी वो टैक्सी अफोर्ड करेंगे। और ऐसे लोग की संख्या बहुत कम थी। और जो पहले यूज करते थे लोग, तो उनको जो वो टैक्सी वाला था, अगर आपको किसी गांव से पटना आना हो फ्लाइट पकड़ने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, तो टैक्सी वाले वापसी का फ्यूल का भी पैसा काउंट करता था। और उसकी मजबूरी थी काउंट करना, क्योंकि उसको वहाँ पटना में तो कोई जानता नहीं है, फिर वापस में उसको पैसेंजर मिलेगा ही नहीं। और लोग सिक्योरिटी भी फील नहीं करेंगे, हाथ दे के अब टैक्सी नहीं बुलाते हैं लोग, ठीक है। तो हमको लगा अगर बिहार में टैक्सी का बाज़ार बड़ा करना हो तो वो एक गेम है ना, कहावत, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। तो टैक्सी को लोगों के बजट में लाना होगा, तभी वहाँ लोग आएंगे, है ना। तो मेरे लिए एक रिस्क था, एक जोखिम था। चूँकि 5 साल का एक्सपीरियंस था सड़क का, यूज़र बिहेवियर का, बिहार के बाज़ार का, तो मुझे लगा नहीं, एक रिस्क लेना चाहिए। हाँ, और रिस्क लिए और ईश्वर की कृपा, टीम की मेहनत, बिहार में अगर कोई कम समय में ब्रांड बना है तो वो रोडवेज बना है। तो ये आप 5 साल तक रोडवेज बनाने से पहले 5 साल तक इस सेक्टर में काम कर रहे थे, तो ये आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? क्या, चूँकि ये एक ज़ाहिर तौर पे ऐसी चीज़ें हैं, वो लोग करते हैं जो आईटी बैकग्राउंड के होते हैं, जो थोड़े से स्किल्ड होते हैं, फंड जुटाना एक चैलेंज होता है। तो आपका बैकग्राउंड क्या था जब यहाँ पर आए, तो किस तरह के चैलेंजेस हैं आपके पास? देखिए, अभी आप एक सब पढ़ाई मेरा बनगांव से ही हुआ। बनगांव मेरा सहरसा जिला में बनगांव पड़ता है, वहाँ मेरा घर है। पढ़ाई लिखा वहीं से हुआ। और उसके बाद जब आप बोले ना आविष्कार ही आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो इसको हम अपने भाषा में बोलते हैं। जो आपको अगर खाना है तो आपको भूख लगनी चाहिए। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा भूख था, जो चलो पैसा कमाना है, तो वहीं से इसका शुरुआत हुआ। तो घर वालों का दबाव नहीं हुआ कि कुछ नौकरी कर लो, कुछ ऐसी चीज़ें करो, कहाँ ये रिस्क लेने जा रहे हो? क्योंकि सबसे बड़ा विरोध वहीं से होता है। घर से होता है, उसका है, इसको ना नहीं कह सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा जो फैमिली है वो बहुत लोअर क्लास फैमिली था, तो उन लोगों का तो सोचना ही नहीं था कभी जो कुछ एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बिज़नेस क्या होता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग का था
जो कहीं छोटे पोजीशन पे कहीं नौकरी मिल जाए किसी ऑफिस में। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एसएससी तो बहुत दूर की बात है। उसके लायक मतलब आपको उसका, मेरे पिताजी बस ड्राइवर थे तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे ना इन सब चीज़ों को। तो हमारा तो इंटर सेकेंड डिवीज़न था, मैट्रिक थर्ड डिवीज़न था, तो ये तो सोच ही नहीं सकते थे जो। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद पढ़ाई नहीं किए, शादी हुई, जिम्मेदारी आया सर पे, तो भूख लगने लगी। धीरे 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 हर आदमी का जो जीवन होता है ना, बहुत सारी स्ट्रगल उसमें रहता है। तो कैसे कैसे इसको, इस प्लेटफॉर्म को खड़ा किया आपने? तो इंटरेस्टिंग कहानी बताई जरा, चूँकि ये बाकी लोगों के लिए एक कह सकते हैं प्रेरणादायक हो गई। नहीं, एक्चुअली मेरे बाबूजी भी ड्राइवर ही थे, तो बहुत करीब से इस चीज़ को देखे हैं। हम भी कुछ दिन ड्राइविंग किए, एक पटना में ही, यहाँ दिल्ली आए थे ड्राइविंग करने के लिए, जो अच्छा सैलरी मिलता है। यहाँ नहीं मिला गाड़ी चलाने के लिए, तो 14-15 दिन रिक्शा भी चलाए यहाँ पे। जो किसी के घर पे बैठ के खाने से अच्छा है कुछ आ जाए, कुछ लर्निंग भी हो जाएगा। तो लर्निंग और अर्निंग ये मेरा शुरू से रहा है। मतलब ऐसा नहीं मतलब हम हमेशा पैसा के पीछे भागे, हम लर्निंग के पीछे भी भागे हैं। तो वहाँ से जब स्टार्ट हुआ, यहाँ नौकरी मतलब नहीं मिला। जाहिर सी बात है, मतलब उस समय जब हम यहाँ आए थे 2011 में, उस समय सहरसा में लाल बत्ती थोड़ी हुआ करता था, रेड ब्लू बत्ती लाल बत्ती, ट्रैफिक का कोई नियम नहीं, लोग जिधर से आए उधर से निकाल लो, कोई यू टर्न नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं। तो यहाँ तो ड्राइव करने के लिए लोग पहले पूछता है भाई ये सब का नॉलेज है कि नहीं है। ट्रैफिक यहाँ बहुत तगड़ा, इसका सख्त ये है, जो लाल बत्ती जंप किया चलान कट जाता है। तो ये सब नॉलेज था नहीं, तो नहीं मिला यहाँ पे नौकरी, फिर वापस चले गए। तो क्या होता है ना, जब आप कहीं कुछ छोड़ के मतलब कमाने की एक्सपेक्टेशन से निकलते हैं ना घर से, तो घर वाले मतलब अलग ख्वाब बुनने लगते हैं, परिवार भी ख्वाब बुनने लगते हैं। और आप जब वापस जाते हैं ना, तो उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होता है, मतलब आपसे ज़्यादा तकलीफ़ होता है उन लोगों को। और आप क्या चैलेंज फेस करके बैक हुए हैं, फेल हुए हैं, वो आप समझ सकते हैं। वो दूसरे लोग ना आप समझा सकते हैं, ना लोग समझना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो फिर वही से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 टैक्सी लाइन में आए, कुछ दिन गाड़ी भी चलाए। उसके बाद लगा नहीं लोगों की ज़रूरत है, धीरे धीरे कंपनी बनती गई। उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, बहुत स्ट्रगल है। मतलब आज अगर बिहार में स्टार्टअप किंग के नाम से लोग मुझे जानते हैं, कि एक धंधा, एक स्टार्टअप बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और मैं एक बना के छोड़ के दूसरा बना दिया, तो थोड़ा सा लोगों को लगता है नहीं। हम कहते हैं हमेशा, जो बिज़नेस बनाने के लिए पैसा चाहिए वो सेकेंडरी है, आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो मतलब आपके अंदर एक जीन होना चाहिए, वो मतलब हम करेंगे। नहीं होता, लोग पहले दादा लोग कहते थे, जो कोई कुछ बोल दिया तो भाई दिल पे मत लो, ऐसे ये बोल दिया। हम कहते हैं अगर आपको कोई आपका आलोचना कर रहा है तो उसको दिल पे लो, शब्दों से रिप्लाई मत दो, रिजल्ट से रिप्लाई दो। तो आप जब शुरू कर रहे थे या फिर कोशिश कर रहे थे शुरू करने के लिए, तो उस वक्त आपके दोस्त यार, आस पड़ोस, क्या रिस्पांस होता था? कितना सकारात्मक था? कि कई ऐसे में कई बार लोग तंज भी कसते हैं, क्या गया दिल्ली लौट आया, ऐसा भी झेला आपने? बहुत ऐसा हुआ, जैसे हम लोग जब पहली कंपनी शुरू कर रहे थे, तो कोसी बाढ़ और बेरोजगारी के लिए आज भी जाना जाता है ना। वहाँ लोग आज भी, मतलब अब तो बहुत सारा बस आ गया है, तो एक समय था जब हम शुरू किए थे, लोग बस के छत पे बैठ के ट्रेवल करता था, मतलब ऐसा जगह। वहाँ अगर आप कोई कैब का कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं, ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग का, और वो भी एक ऐसा लड़का सोच रहा है जिसका ना कोई टेक बैकग्राउंड है, ना कहीं से MBA किया है, बस सोच लिया जो हम ये करेंगे, तो जाहिर सी बात है लोग आलोचना करेंगे ही। लोग मतलब आलोचना बहुत ईजी है, एग्जीक्यूशन उतना ही टफ है। अगर कोई मतलब ये कहता है ना, मतलब आलोचना बहुत आसान है, लेकिन जब उसके जगह पे आप खुद एग्जीक्यूट करने के लिए उतरोगे, तब पता चलता है नहीं हम जो आलोचना कर रहे थे गलत कर रहे थे। तो उस समय लोग हंसते थे, क्या यार यहाँ लोग छत पे बैठ के चला जाएगा, कौन टैक्सी बुक करेगा। और हम गाँव में लोगों को मोबाइल ऐप से टैक्सी बुक करना सिखाया। तो उस टाइम लोगों के पास मोबाइल होता था? हाँ, 2016 में हम स्टार्ट किए थे पहली कंपनी, तो आराम से। देखिए टेक्नोलॉजी आ गया था, गूगल मैप आने से बहुत कुछ आसान हो गया। मतलब एक तो सड़क पे चलना आसान हो गया, दूसरा जो जैसे अभी जितनी भी आपकी
न्यूज संस्थाएं भी हैं, ये सब भी डिजिटल हो रही है। मतलब पहले टीवी पे लोग समय बिताता था बहुत ज़्यादा, अब मोबाइल पे देख रहा है। तो टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ से कुछ लर्न भी किए और बहुत कुछ सीखे वहाँ से सीखने। पहली बार पहला पैसेंजर कौन था आपके? मेरे गांव से। गाँव से। तो ये आपने सब पूंजी भी लगाई कि नहीं? जो देखिए, आपका यहाँ पे खर्चा बस जो कमा रहे थे उसी से धीरे 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 धीरे, क्या है ना, जब आपके पास फंडिंग आता है बहुत ज़्यादा तो आप रैपिडली स्केल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास फंडिंग नहीं आ रहा है, पैसे की अभाव है, तब आपके पास विकल्प बचता है, आप मेहनत करके स्केल करिए। तो बस हम मेहनत करके धीरे धीरे कर रहे थे। तो पहली बार कब प्रॉफिट में आई कंपनी आपकी? अभी तो इसको, जो नई कंपनी है वो इस साल प्रॉफिट में रहेगी, और जो हम कंपनी, जो नई कंपनी रोडवेज की बात कर रहे हैं वो अभी इस फाइनेंशियल ईयर हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। और ये भी एक बड़ी बात होगी। पहले जो कंपनी थी आर्या, वो थी जो उत्तरी बिहार में काम कर रही थी। तो जब हम छोड़े थे तो वो भी कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में ही चल रहा था। तो अभी तो उसको टीम चला रही है, कुछ चल रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा इस दौरान? बड़ा इंटरेस्टिंग सा देखिए, चैलेंज हर कदम पे है। देखिए, हम मानते हैं ना, जो ईश्वर हमको कितने दिन के लिए धरती पे भेजे मुझे भी नहीं पता है और किसी को नहीं पता है। तो जब ये पता नहीं कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो मैं आज अपना जो है सो लोगों के लिए क्यों सोचूं? मैं आज अपने लिए सोचूं, अपने परिवार के लिए सोचूं। हम ऐसा मानते हैं। और आप लोगों के लिए तब सोच सकते हैं जब आप समृद्ध हो जाएंगे। उसके लिए भी आपके पॉकेट में पैसा चाहिए, आपको आपके पास होना चाहिए वो एफर्ट। तो सबसे पहले तो आपको मजबूत बनना है। तो बस एक अंदर से भूख लगी हुई थी, जो नहीं, मतलब जैसे हम जो मेरा जो स्ट्रगल रहा, चाहे एजुकेशन के मामले में, चाहे नौकरी के मामले में, या यहाँ तक पहुँचने के मामले में, तो वो कोशिश करते मेरा जो अगला जनरेशन है, बाल बच्चा है, उन लोगों को ना करना पड़े। तो कितने टैक्सी ऑपरेटर आपके ऐप से जुड़े हुए हैं? हम लोग का थोड़ा सा मॉडल चेंज है इसका। इसमें हम लोग लीजिंग करते हैं। नहीं, हम लोग का क्या है ना, जो पहली कंपनी होगी रोडवेज, जो ये कमिट करती है, जो अगर आप रोडवेज से टैक्सी बुक किए हैं और आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है ड्यू टू डिले पिकअप, गाड़ी ब्रेक डाउन, तो आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट की अरेंजमेंट रोडवेज करती है। तो ये करने के लिए क्या है ना, पूरा सप्लाई आपके हैंड में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये इसका मॉडल थोड़ा अलग है। हम लोग आम पब्लिक से लीज कर लेते हैं गाड़ी, फिर ड्राइवर खुद का रिक्रूट करते हैं। पहली बार कोई कंपनी टैक्सी ड्राइवर को बिहार में ज्वाइनिंग कराने से पहले उसका एक्सपीरियंस देखती है। तो अभी चूँकि जैसे ही आप टैक्सी ऐप की बात करते हैं तो लोगों के मन में ओला उबर आता है, लेकिन जो आपने कॉन्सेप्ट बताया बिल्कुल अलग है। कि इसमें यह है कि अगर डिले होता है आपके एंड पे, तो उससे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम करेंगे। तो बड़ा महंगा पड़ता होगा सर? नहीं पड़ता। क्या है ना, जब आपका सप्लाई आपके हैंड में रहे ना, जब सप्लाई पूरा सिस्टम आपके हैंड में रहे ना, तो आप चीज़ों को अपने अनुकूल ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी बनस्पत जो एग्रीगेशन मॉडल पे काम करता है ना, उसमें क्या होता है, ड्राइवर को जो एक्सेप्ट कर रहा है राइड, उसको पता है जो मैं ये राइड लेके जाऊंगा, जो कंपनी राइड दे रही है वो हमसे कमीशन चार्ज कर लेगा 28-30%, जो भी नॉर्मल चलता है। तो उसको लगता है ना, भाई 3,000 रुपये में 600-700 रुपये 800 रुपये तो चला जाएगा मेरा। तो ऐसा करते हैं ना, इसको रिफ्यूज़ करते हैं, बोलते हैं डायरेक्ट चलेंगे। तो या उसके विवेक पे निर्भर करता है वो जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन रोडवेज का प्रोसीजर क्या है ना, आपको कम से कम 4 घंटा पहले बुक करना पड़ेगा। फिर मैं स्लॉट देखूंगा, हमारी जो ऑपरेशन टीम है वो स्लॉट देखेगी। स्लॉट अवेलेबल रही, देन आपकी बुकिंग कंफर्म होगी। अगर कंफर्म हो गई तो किसी भी स्थिति में आपके पास 100 समय टैक्सी पहुंचेगी। तो ड्राइवर के, चूँकि आप खुद आपने बताया कि जिस बैकग्राउंड से ड्राइवर का काम किया आपने, तो ड्राइवर के दर्द को तो आप समझते होंगे। चूँकि हम यहाँ पे देखते हैं जो कैब एग्रीगेटर के जो ड्राइवर लोग होते हैं, तो बड़े कई बार दुखी होते हैं। उनका रहन सहन, खान पान का ठीक नहीं होता है, मतलब जिस माहौल में रहते हैं बड़ा ही चिंताजनक कई बार दिखता है। उसको कैसे दूर करते हैं आप, कैसे ख्याल रखें? पहला चीज़ ये है ना, जो जैसे आपने बताया ड्राइवर लॉन्ज आपने बनाया, क्वालिटी चाहिए तो उसको आप रिफ्रेशमेंट आपको देना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे दरभंगा में वहाँ बन रहा है ड्राइवर लॉन्ज। अब यहाँ से जो पटना से ड्राइवर निकली, दरभंगा में अगर ड्रॉप किया, वो लॉन्ज में जाकर आराम करेगा। अब जहाँ लॉन्ज नहीं है, तो अभी तो हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा फंडिंग भी नहीं उठाए कहीं से, चलो भाई 200-400 करोड़ उठाए हैं, लगा देंगे। जो कर रहे हैं वो अर्निंग करके कर रहे हैं।
तो समय लगेगा हर शहर में बनाने, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर को नाइट के लिए 200 रुपये लॉन्च का दे देते हैं, जो वो जाके स्टेशन के साइड सब में बहुत सारा मिल जाता है 200 रुपये में, वो अपना कंफर्टेबल होकर ले ले। बहुत सारे ड्राइवर ऐसे भी होते हैं, वो 200 रुपये बचाने के लिए गाड़ी का सीट फोल्ड करता है, आराम से सो जाता है, AC चला लेता है, आराम से सो जाता है। तो दूसरा चीज़ है, जो आप जो पैसा दे रहे हैं, सिर्फ पैसा वैल्यू नहीं करता है, आप उसको सुविधा भी आपको देना पड़ेगा। जैसे हम लोग, हर ड्राइवर का एक लिमिट होता है, महीने में उसको 7,7500 किलोमीटर गाड़ी चलाना है, एवरेज 250 किलोमीटर, इंटरसिटी राइड है, होना ही होना है 250 किलोमीटर। अगर उससे ज़्यादा चला, उसका अलग इंसेंटिव मिलता है, उसको बोनस मिलता है, उसके लिए उसको अलग से कंपनी पे करती है। जैसे हम लोग ड्राइवर को एक इंसेंटिव देते हैं जिसका नाम है सेफ राइड इंसेंटिव। वो देने का पर्पस ये था, जो वो गाड़ी सेफ चलाए, अगर एक महीने में उस गाड़ी में स्क्रैच नहीं आए या कोई मेजर या छोटा भी, मतलब ऐसा नहीं जो उसकी लापरवाही से कुछ क्षति हो गया, तो उसको 3500 रुपये एक्स्ट्रा देती है कंपनी। इंटरेस्टिंग आइडिया है। इसमें चूँकि आपने बार बार फंडिंग की बात किया, जो जिस लेवल का आप काम कर रहे हैं, उसमें फंड जुटाना अभी कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? अभी फंडिंग कहीं से हो रही है आपकी? अभी हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट राउंड की करेंगे। हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, रोड बेस्ड लोकल। इसमें जितने भी बिहार के ऑटो और टोटो है, इसको ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं, ताकि ये गांव में लोगों को अगर स्टेशन जाना हो ना, और वो टैक्सी अफोर्ड नहीं कर रहा है, तो ऑटो और टोटो बुक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उस प्रोडक्ट को हम लोग जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग फंडिंग के लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म से अप्रोच करेंगे, और मुझे लगता है हम लोग 4 साल 5 साल मेहनत करेंगे तो 300-400 करोड़ का बिहार में आराम से करें। आप देख लो ना, सबसे ज़्यादा पलायन है, मतलब अगर डेटा के हिसाब से आप देखेंगे तो पलायन सिर्फ मजदूर का नहीं है, आप भी पलायन किए हुए हैं, हर तरह के लोग। तो जब वहाँ पलायन है तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, आप कैसे कैटल कर सकते हैं उसको? अभी कितना पर डे कितना राइड हो जाता है? अभी हम लोग लगभग वही 400, 350, 400, हाँ, क्योंकि हम लोग को क्या ना, डिमांड बहुत ज़्यादा है मेरे पास। अगर हम उस डिमांड को फुलफिल कर ले तो आज हम अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं। लेकिन क्या है ना, जो मेरा मॉडल ही अलग है, हम लोगों को कन्विंस करते हैं गाड़ी खरीदने के लिए, फिर वो गाड़ी खरीद के लीज करता है, फिर वो धीरे धीरे गाड़ी की संख्या बढ़ रही है। अब अगर छोटे शहरों में जाएंगे, वहाँ कमर्शियल नंबर की टैक्सी नहीं होगी। अब आप एक कंपनी है, आप जो है कंप्लाइंस को मेंटेन करेंगे, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं, तो अब हर जगह प्राइवेट नंबर की गाड़ी आपको मिलेगी, मजबूरी होती है। अब वहाँ लोगों को कन्विंस करो, फिर गाड़ी खरीदवाओ, फिर वो उस शहर में गाड़ी कनेक्ट होगा, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है फ्लीट की संख्या बढ़ने में। लेकिन यही अगर हम लोग फंड रेज कर लेंगे तो किसी भी तो कहीं एक बार में 400-500 गाड़ी खुद कंपनी परचेज कर लेगी। पूरा स्टार्टअप को वहाँ से लेकर के जहाँ तक आप पहुँचाए हैं इस लेवल तक, तो जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, मतलब कायदे कानून, नियम, सरकार के नियम, ट्रैफिक के नियम, ये सब कितने सपोर्टिव थे कि आपको लगा कि नहीं ये सब भी थोड़े बहुत आ रहे हैं? नहीं, देखिए, RTO ऑफिस हुआ। नहीं, मुझे लगता है जो आप चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है, हर चीज़ में चैलेंजेस है। अब अगर आप उसको कोट करेंगे ना, उस चैलेंज को, जो आप कहेंगे इसके कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है जो तब आप करना नहीं चाहते हैं। चैलेंजिंग हर जगह है। तो मतलब जैसे अभी बिहार गवर्नमेंट जो स्टार्टअप को लेके कंसर्स है, तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री मिनिस्टर एक स्टार्टअप के फाउंडर अगर ट्वीट कर देता है, उसको कुछ इशू हुआ है, वो खुद से रिजॉल्व करते हैं, मतलब लग जाते हैं, पूरे इकोसिस्टम को लगा देते हैं। नहीं देखो भाई, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि बहुत सारे, आपको सुन के बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा बना होगा कि वो भी कुछ करना चाहते हो, वो भी अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हो, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है ना, जो स्टार्टअप करने के लिए आपके अंदर 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। पहली, अगर आप निर्णय ले लिए जो मुझे बिज़नेस बनाना है, तो आपको अगर आपके पिताजी भी बोले जो छोड़ दो बेटा तुमसे नहीं होगा, तो आप ये कहने के आपके पास हिम्मत हो अपने पिताजी को, जो मैं आपको छोड़ सकता हूँ, अपने सपनों को नहीं, अपने स्टार्टअप को नहीं। अगर आप में ये क्षमता है तो इसमें उतरिए। दूसरा चीज़ है, जो स्ट्रगल हर जगह है, आप पैसा से कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं जो पैसा जिनके पास है वो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर आपको लगता है पैसा थोड़ा कम कर रहा है आपके स्ट्रगल को, तो अगर आपको लगता है जो नहीं हम 5-7 साल 8 साल स्ट्रगल कर सकते हैं, तो आप स्टार्टअप करिए, क्योंकि रातों रात यहाँ कुछ नहीं होने जाने वाला है। अगर हम आपके सामने आके बैठे हैं तो ये मेरी 2 साल की मेहनत नहीं है। 2 साल लगा इस कंपनी को ब्रांड बनने, लेकिन प्रीवियस जो मेरा 10 साल का जो इधर
स्ट्रगल रहा है वो जाके हमको यहाँ पहुँचा है। तो आपको 8 साल 10 साल मेहनत करना पड़ेगा। तीसरा है जो स्टार्टअप का मुख्य उद्देश्य ऐसा नहीं है जो आप मन में सोचे हमको यूनिकॉर्न बनाना है, ये सोच के स्टार्टअप मत कीजिए। स्टार्टअप का मतलब है आप 10 साल मेहनत करके 200-400 करोड़ रुपए का बना लीजिए। इतना भी बना दिए तो आपकी पूरी जीवन सफल हो गए। मुझे नहीं लगता नौकरी करके आप 200-400 करोड़ रुपए बना पाएंगे। लेकिन अगर 10 साल 15 साल आप समय देते हैं अपने वो जो आपका जो सपना है, आपका जो स्टार्टअप है, आप जो सोच रहे हैं उस पर अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं 10 साल 12 साल 15 साल भी लग सकता है। अगर इतनी हिम्मत है जो आप इतना टाइम उसमें स्पेंड कर सकते हैं तो आप स्टार्टअप कीजिए। और मुझे लगता है 15 साल मेहनत करने के बाद 200-300 करोड़ रुपए कहीं नहीं जाने वाला है, पूरा स्कोप है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल दिल खुश कर दिया अपने नाम के मुताबिक। तो देख लीजिए, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा, इस पॉडकास्ट को सुनिएगा और वाकई आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी कि आप जब अपने आप को असहाय महसूस करते हैं तो आपके अंदर कितनी ज़्यादा क्षमता है, उस क्षमता किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार। और अगर यहाँ पलायन है तो ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ा होगा। घर वालों का दबाव नहीं हुआ कि कुछ नौकरी कर लो? हर आदमी का जो जीवन होता है ना, बहुत सारी स्ट्रगल उसमें रहता है। लर्निंग और अर्निंग ये मेरा शुरू से रहा है।